आपको ये बताते हैं कि कैसे हमास ने अपने प्रचार तंत्र के जरिए पूरी दुनिया में यह साबित कर दिया कि 17 अक्टूबर को गाजा सिटी के अस्पताल पर हुआ हमला असल में इजराइल ने ही करवाया था और दुनिया के ज्यादातर लोगों ने भी बिना सबूतों के ही इस हमले के लिए इजराइल को दोषी मान लिया। और अब दुनिया की नजर में इजराइल पीड़ित नहीं है, बल्कि पीड़ित है गाजा, पीड़ित है हमास। और यह स्थिति भी तब है जब इस घटना को 72 घंटे का समय बीत चुका है, लेकिन हमास ने अब तक ऐसा कोई सबूत दुनिया के सामने पेश नहीं किया है जिससे यह साबित होता हो कि इस हमले के पीछे इजराइल था। तो सबूत पेश करने की भी सारी जिम्मेदारी दुनिया ने इजराइल के ऊपर डाल दी है कि आप यह साबित कीजिए कि आप बेकसूर हैं, आप साबित कीजिए कि यह हमला आपने नहीं किया। लेकिन हमास से कोई सबूत नहीं मांग रहा। हमास से कोई यह नहीं कह रहा कि अगर आपने यह हमला नहीं किया है तो आप साबित करिए, सबूत दिखाइए, या फिर अगर आप यह दावा करते हैं कि यह हमला इजराइल ने किया है तो उसके सबूत कहां हैं। वो सबूत दिखाने से पहले आपको यह जरूर बताना चाहेंगे हम कि यह जो हमला है यह असल में इजराइल और हमास के बीच चल रहे इस 2 हफ्ते पुराने युद्ध का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ है। और इस हमले के बाद से इस पूरे युद्ध को लेकर दुनिया में जो माहौल है वो बदल गया है और धीरे धीरे जो सहानुभूति पिछले हफ्ते तक इजराइल के लिए थी, अब वो सहानुभूति गायब हो गई है। और अब दुनिया के बहुत सारे देश और बहुत सारे लोग इजराइल के खिलाफ हो गए हैं और ये मन ही मन ये मान चुके हैं कि इजराइल ने ही ये हमला किया अस्पताल पर और बेकसूर 500 लोगों की जान ले ली। लेकिन आज हम आपको वो सबूत और वो सारे तथ्य दिखाएंगे जिनसे यह पता चलता है कि इस हमले के पीछे इजराइल नहीं बल्कि पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद नाम के संगठन के आतंकवादी थे। गाजा सिटी के जिस इलाके में यह अस्पताल है उस इलाके की 2 सैटेलाइट तस्वीरें आज हमने आपके लिए निकाली है। इनमें एक तस्वीर धमाके से पहले की है और दूसरी तस्वीर इस हमले के बाद की है। और इसमें स्पष्ट रूप से यह दिख रहा है कि 17 अक्टूबर को जब इस अस्पताल में यह हमला हुआ तब इस धमाके में आसपास की इमारतों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। इसके अलावा इस अस्पताल के जिस कंपाउंड एरिया और पार्किंग वाले क्षेत्र में आग लगी, वहां भी इस विस्फोट से सभी इमारतों के स्ट्रक्चर पूरी तरह से तब तक सुरक्षित थे, स्ट्रक्चर वैसे के वैसे ही थे। तो ये जो 2 तस्वीरें हैं मैं बड़ी स्क्रीन पर आपको दिखाता हूं, आप भी पहले ध्यान से देख लीजिए। अब देखिए, पहले आपको ये जो सारी बिल्डिंग्स हैं अस्पताल के आसपास ये आपको दिखाई दे रही हैं और अब आपको आज की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। इन 2 तस्वीरों में आप यह देख रहे हैं कि इस विस्फोट की वजह से अस्पताल के बाहर तो काफी नुकसान हुआ, लेकिन अस्पताल के अंदर किसी भी दीवार को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। इजराइल जब अपनी मिसाइल से किसी बिल्डिंग को टारगेट करता है तो उस जगह पर कैसी तबाही होती है उसका अंदाजा आप इन तस्वीरों से देख सकते हैं। ये इजरायली जो मिसाइल होती हैं, इजरायली जो रॉकेट होते हैं, जब वो कहीं पर पड़ते हैं तो बिल्डिंग की क्या हालत होती है ये देखिए आप। ये तस्वीरें भी गाजा की ही हैं जहां इजराइल ने अपनी मिसाइलें गिराई थी, अपनी मिसाइलों से हमला किया था और जहां जहां ये मिसाइल के हमले हुए वहां बड़ी से बड़ी इमारतें भी इस तरह से ध्वस्त होकर एक मलबे में तब्दील हो गई थी, यानी नष्ट हो गई थी। इन तस्वीरों को देखिए, यानी इजराइल की जो मिसाइल्स हैं 30 से 40 लाख रुपए की एक मिसाइल होती है इजराइल की जो वो इस्तेमाल करता है, और जब वो किसी बिल्डिंग पर गिरती है तो उस बिल्डिंग की क्या स्थिति होती है ये आपके सामने है। बिल्डिंग को वो मिट्टी में मिला देते हैं। लेकिन गाजा सिटी के जिस अस्पताल में यह हमला हुआ, रॉकेट हमला, वहां ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस घटना में अस्पताल की बिल्डिंग के सिर्फ शीशे टूटे और धमाके के बाद अस्पताल के कंपाउंड एरिया में आग लगने की वजह से कुछ गाड़ियों को नुकसान पहुंचा जो आप यहां देख रहे हैं। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर इजराइल ने इस अस्पताल पर खुद अपनी मिसाइल से हमला किया होता तो फिर यह अस्पताल ऐसी स्थिति में होता ही नहीं, बल्कि यह ऐसा दिखाई देता जिसमें अस्पताल की कोई भी बिल्डिंग बचती ही नहीं। लेकिन अभी ये सारी बिल्डिंग्स पूरी तरह से सुरक्षित हैं। आप ये तस्वीरें देख लीजिए, आपको लगेगा नहीं जैसे यहां पर इस तरह का कोई हमला हुआ है। अब दूसरा सबूत देखिए,
अस्पताल के परिसर में विस्फोट के बाद जो गड्ढा हुआ वो गड्ढा भी वैसा नहीं है जैसा मिसाइल के विस्फोट के बाद होता है। इन दो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जब इजराइल की मिसाइल से कहीं पर हमला होता है तो उस जगह पर 7 से 19 मीटर चौड़ा गड्ढा हो जाता है, क्योंकि उस मिसाइल का जो इंपैक्ट है वो जबरदस्त होता है। जबकि गाजा के अस्पताल में जो गड्ढा हुआ वो बहुत ही छोटा गड्ढा था और यह मिसाइल हमले से हुआ गड्ढा कहीं से भी नजर नहीं आता। यह गड्ढा और यह धमाका वैसा है जैसा रॉकेट के विस्फोट होने पर होता है, और वो भी किसी बहुत ही हल्के और घटिया किस्म के रॉकेट से जो विस्फोट होता है ये वैसे विस्फोट के निशान है। 7 अक्टूबर को जब हमास ने इजराइल पर एक साथ 5000 रॉकेट दागे थे, तब दक्षिणी इजराइल के शहरों में इमारतों को ठीक वैसा ही नुकसान हुआ था जैसा गाजा के इस हमले में वहां के अस्पताल को हुआ है। अगर आप इन तस्वीरों को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यह हमला मिसाइल से नहीं बल्कि रॉकेट से हुआ है, और यह रॉकेट आतंकवादियों का एक लोकल रॉकेट था। तो इससे पहले कि मैं आपको तीसरा सबूत बताऊं, ये दूसरे सबूत के बारे में थोड़ा और आपको बताना चाहता हूं, और इसे आप ऐसे समझिए कि जब हमास के आतंकवादियों ने 5000 मिसाइल से हमला किया, 5000 रॉकेट से हमला किया इजराइल के ऊपर, तो इजराइल की एक भी बिल्डिंग इस तरह से ध्वस्त नहीं हुई जैसा कि आप गाजा में ध्वस्त हुई बिल्डिंग्स को देख रहे हैं, बल्कि वहां पर छोटा मोटा नुकसान हुआ। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जो रॉकेट आतंकवादी इस्तेमाल कर रहे हैं वो थोड़े हल्के किस्म के रॉकेट हैं, वो लोकली मेड रॉकेट है, और वो ज्यादा नुकसान नहीं कर पाते, वो किसी बड़ी बिल्डिंग को पूरी तरह से नष्ट करने की शक्ति नहीं रखते। इसीलिए आपको 5000 रॉकेट्स के फायर होने के बाद भी इजराइल में ऐसी तबाही की तस्वीर एक भी आपको नहीं दिखाई देगी। इससे आप समझिए। और जो हल्की तबाही होती है जो आतंकवादियों के रॉकेट से, वैसी ही तबाही आपको उस अस्पताल में दिखाई देगी, जिससे यह साबित होता है कि यह इजराइल की मिसाइल नहीं बल्कि आतंकवादियों की ही अपनी मिसाइल थी, और उसने ठीक उतना ही नुकसान पहुंचाया, उतना ही छोटा हल्का गड्ढा किया जितना उनके रॉकेट कर पाते। तीसरी और सबसे बड़ी बात यह है कि इस धमाके में इतने लोग इसलिए मारे गए क्योंकि आतंकवादियों का जो रॉकेट मिसफायर होकर इस अस्पताल में गिरा, वहां सैकड़ों लोगों ने पहले से ही शरण ली हुई थी, और इसलिए बड़ी संख्या में लोग वहां पर मारे गए। गाजा की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के मुताबिक घटना के वक्त वहां 1000 लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए उस अस्पताल में शरण ली हुई थी, और ये लोग अस्पताल के अंदर नहीं बल्कि अस्पताल के बाहर कंपाउंड एरिया में और पार्किंग में खड़े हुए थे। और क्योंकि विस्फोट भी ठीक इसी जगह पर हुआ, इसलिए इतने सारे लोगों की जान एक ही बार में चली गई। एक और बड़ा तथ्य यह है कि जिस समय इस अस्पताल में विस्फोट हुआ, उसी दौरान इस अस्पताल से कुछ दूर हमास की रॉकेट लॉन्चिंग साइट से कई रॉकेट दागे गए थे। इसलिए हो सकता है कि इन्हीं में से एक रॉकेट मिसफायर होकर इस अस्पताल पर गिरा हो, और वहां इस वजह से 500 लोग मारे गए हों। जो उनका रॉकेट लॉन्च साइट है वो भी आज हम आपको नक्शे में दिखा रहे हैं, और वो इस अस्पताल के बहुत ही करीब है। अगर यह हमला इजराइल ने किया होता तो इस अस्पताल का हश्र आज कुछ ऐसा होता। देखिए, 10 अक्टूबर को इजराइल ने गाजा के मशहूर वेंटन टावर पर एक मिसाइल गिराई थी। इस हमले से पहले यह टावर कुछ ऐसा दिखता था, लेकिन इस हमले के बाद यह टावर गाजा के नक्शे से ही गायब हो गया है। अब इन दोनों में भी आप ये सैटेलाइट तस्वीरें आप देख लीजिए। जबकि गाजा सिटी की घटना में अस्पताल की जो बिल्डिंग है अब भी वहीं पर मौजूद है, और उसका जो मेन स्ट्रक्चर है उसे कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा है। तो इसलिए बड़ा पॉइंट यह है कि अगर यह इजराइल की मिसाइल होती तो यह अस्पताल अब तक मिट्टी में मिल चुका होता। इन सबूतों से ऐसा लगता है कि यह हमला इजराइल ने नहीं किया था, लेकिन सोचिए इससे फर्क क्या पड़ता है। 500 लोग तो देखिए मारे गए, 500 बेकसूर लोग मारे गए। यह हमला चाहे किसी ने भी किया हो, चाहे आतंकवादियों ने किया हो या इजराइल ने किया हो, लेकिन जैसा मैं आपको 2 दिन से बता रहा हूं, यह हमला ही सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है, और इस हमले ने पूरी दुनिया की राय इजराइल के बारे में बदल कर रख दी है, और इजराइल के खिलाफ लगातार दुनिया भर में प्रोटेस्ट होने शुरू हो गए, और जो सहानुभूति इजराइल के लिए होनी चाहिए थी वो सहानुभूति धीरे 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 गायब होने लगी। आज दुनिया के ज्यादातर लोग ये मान बैठे हैं कि यह हमला इजराइल ने ही किया है, और
इजराइल पीड़ित नहीं है, बल्कि असली पीड़ित है गाजा और असली पीड़ित है हमास। और ये जो घटना हुई है, ये इस युद्ध का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन गई, जिसने दुनिया भर के यहूदियों को भी आज आपस में बांट दिया है। आपको याद होगा, कल ही अमेरिका के कैपिटल हिल में यहूदी धर्म के लोगों ने अपने ही देश इजराइल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि इजराइल अब बेकसूर लोगों को मार रहा है, बच्चों को मार रहा है, और अस्पताल पर तो यह हमला बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। और आज स्वीडन की पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग ने भी फिलिस्तीन का समर्थन करते हुए एक तस्वीर पोस्ट की है, जिसमें उनके साथ यहूदी धर्म को मानने वाले कुछ युवा ये बता रहे हैं कि वो यहूदी हैं, लेकिन इजराइल का समर्थन नहीं करते, यहूदी होते हुए भी वो फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं। ऐसा ग्रेटा थनबर्ग ने ये तस्वीर पोस्ट करके बताया है। अब आप ये जानिए कि गैस लाइटिंग क्या होती है, और ये उसका सबसे बड़ा और सबसे अच्छा उदाहरण है। गैस लाइटिंग का मतलब जब आपके दिमाग को इस तरह कंडीशन कर दिया जाता है कि आपको सही गलत लगने लगे और गलत बात सही लगने लगे। आपके दिमाग की ऐसी कंडीशनिंग कर दी जाती है कि आप अपनी एक राय बना लेते हैं, और कई बार वो राय सच्चाई से बिल्कुल अलग होती है। इसे कहते हैं गैस लाइटिंग, और ऐसा अक्सर होता है। इस मामले में भी पूरी दुनिया में ये गैस लाइटिंग का सबसे अच्छा उदाहरण है, क्योंकि गाजा सिटी के इस हमले का सच कुछ भी हो, दुनिया ने बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के, बिना कोई सबूत देखे इजराइल को दोषी मान लिया है। और ये वो टर्निंग पॉइंट है जहां से इजराइल की मुश्किलें अब इसके बाद बढ़ रही हैं और आगे चलकर और भी बढ़ सकती हैं। बावजूद इसके कि इजराइल लगातार पहले दिन से सबूत भी दे रहा है, कह भी रहा है कि हमने ये हमला नहीं किया है, लेकिन लोग जो हैं वो कुछ और मान रहे हैं। 7 अक्टूबर को जब हमास के आतंकवादियों ने इजराइल पर हमला किया था और उसके 1400 नागरिकों की बेरहमी से हत्या कर दी थी, उस समय दुनिया में इजराइल के प्रति तमाम लोगों की, तमाम देशों की, नेताओं की बहुत हमदर्दी थी। और अगर इजराइल उस हमले के तुरंत बाद गाजा में घुसकर हमास को खत्म कर देता, तो दुनिया उससे एक सवाल नहीं करती, क्योंकि उस दिन 24 घंटे, 36 घंटे, 48 घंटे, 100 घंटे, 200 घंटे तक माहौल एक ऐसा था जब दुनिया ने यह मान लिया था कि इजराइल पर ज्यादती हुई है और इजराइल को पूरा हक है, अधिकार है अपनी रक्षा करने का, और जिन लोगों ने इजराइल पर हमला किया है उन लोगों को कहीं भी उनका पीछा करके उन्हें समाप्त करने का उसका अधिकार है। लेकिन गाजा सिटी की इस घटना के बाद, अब इस अस्पताल में जो हमला हुआ है उसके बाद की जो परिस्थितियां हैं वो बदल गई हैं, और अब ये परिस्थितियां इजराइल के पक्ष में नजर नहीं आती, क्योंकि इजराइल ने देर कर दी है। अब इजराइल पर गाजा में युद्ध अपराध के आरोप लग रहे हैं, वॉर क्राइम्स के आरोप लग रहे हैं, और गाजा में सीज फायर के लिए उस पर दबाव चारों तरफ से बढ़ रहा है। और यही वजह है कि इजराइल के 3 लाख सैनिक गाजा के बॉर्डर पर आज भी खड़े हुए हैं, लेकिन वो गाजा में प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं। यानी इजराइल के पास हमास पर कार्रवाई करने के लिए जो छूट उसे मिल गई थी, आज से 10 दिन पहले तक जो छूट उसके पास थी, जो नैतिक अधिकार उसके पास था, वो नैतिक अधिकार अब धीरे 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 बहुत कम होता जा रहा है। और अब दुनिया 7 अक्टूबर को हुए हमास के हमले को भूल चुकी है, और अब दुनिया के दिमाग में सिर्फ गाजा पर हुए उस अस्पताल के हमले की तस्वीरें ही सबके दिमाग में घूम रही है। और इसीलिए अब लोग हमास को पीड़ित बता रहे हैं, और सबकी जो हमदर्दी है वो गाजा में रहने वाले लोगों के प्रति हो गई है। इन सब वजहों से इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को बॉर्डर पर तैनात अपने सैनिकों से मिलने के लिए जाना पड़ा, और उन्हें यह कहना पड़ा कि इजराइल किसी दबाव में नहीं आएगा, और वो 7 अक्टूबर के हमले का बदला हमास से हर हालत में लेगा। वो भी जानते हैं कि अभी देर होती जा रही है, और जैसे जैसे इजराइल देर कर रहा है, वैसे वैसे लोगों की जो सहानुभूति है इजराइल के प्रति, और जो नैतिक अधिकार था इजराइल का अपनी रक्षा के लिए हमास के पीछे जाने का, उसे समाप्त करने का, अब वो धीरे धीरे कम हो रहा है। और इसीलिए इजराइल के प्रधानमंत्री अब खुद जाकर अपने सैनिकों से मिल रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं और उनका मनोबल बढ़ा रहे हैं। हमास के आतंकवादियों ने जिस दिन यह हमला इजराइल पर किया था, वो जानते थे कि इजराइल इसका बदला जरूर लेगा। अब हो सकता है कि वो यही चाहते भी हों। हमास के आतंकवादी ये जानते थे कि जब हम ये हमला करेंगे तो इजराइल और इजराइल की सेना, वहां की सरकार गुस्से से पागल हो जाएंगे,
और इस क्रोध की आग में, प्रतिशोध की आग में इजराइल कुछ भी कर सकता है। और उस दिन तक जब यह हमला हुआ था और उसके कुछ घंटों तक पूरी दुनिया का भी यही माहौल था, यही सोच थी कि इजराइल को अब अपनी सुरक्षा के लिए कहीं तक जाने की उसकी कोई सीमा नहीं है, वो किसी भी सीमा तक जाकर अपनी सुरक्षा करेगा और हमास को नष्ट कर देगा। लेकिन ये जो प्रतिशोध की आग होती है, ये जो क्रोध की आग होती है, बदला लेने की जो आग होती है, ये हमेशा नहीं रहती। और अब ऐसा लगता है कि इजराइल के आम लोगों के अंदर भी और पूरी दुनिया में भी ये जो प्रतिशोध की आग है, अब ये धीरे धीरे ठंडी हो रही है, धीरे धीरे शांत हो रही है और अब इस राख में गर्मी बहुत कम बची है। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू ये चाहते हैं कि ये आग ऐसे ही लगी रहे, क्योंकि अगर ये आग धीमी पड़ी तो फिर इजराइल के सैनिक और इजराइल पूरी दुनिया के सामने अपना बदला नहीं ले पाएगा। इसलिए सरकार और सेना तो ये चाहेगी कि ये गुस्सा ठंडा ना हो, लेकिन हो ये रहा है कि गुस्सा ठंडा भी हो रहा है और दुनिया भर की जो सिंपैथी थी इजराइल के खिलाफ वो भी अब धीरे धीरे कम हो रही है। लोग अब उस बात को भूलने लगे हैं। और जैसा मैंने आपको कहा कि इजराइल के लगभग 1,500 लोग मारे गए आतंकवादी हमले में। शुरुआत में उनके प्रति सबकी सहानुभूति थी, लेकिन अब दुनिया के ज्यादातर लोग उस हमले को भूल चुके हैं और अब उन्हें सिर्फ गाजा में हुए अस्पताल पर हमले की तस्वीरें ही याद हैं और इसके लिए उन्होंने इजराइल को अपने आप ही जिम्मेदार मान लिया है। आज हमने आपके सामने ये सबूत पेश किए हैं। दुनिया में अमेरिका जैसे बड़े बड़े देश हैं जिनके पास लेटेस्ट सैटेलाइट्स हैं, वो सब जानते हैं कि कौन सी मिसाइल कहां से छोड़ी गई, वो सब जानते हैं, ऊपर से सब देख रहे हैं उनके सैटेलाइट्स और उनके पास सर्वेलांस इतना अच्छा है तो उन्हें पता होता है और उनके पास सारे सबूत भी हैं। इसीलिए अमेरिका आज भी इजराइल के पीछे खड़ा हुआ है। इसीलिए ब्रिटेन जैसे देश, फ्रांस जैसे देश और जो यूरोप के जो बड़े देश हैं पश्चिमी दुनिया के, वो सारे आज इजराइल के पीछे खड़े हुए हैं। लेकिन अगर इजराइल ने अब भी गाजा में प्रवेश नहीं किया तो आगे चलकर उसके लिए और ज्यादा दिक्कतें बढ़ने वाली हैं। हम आपको अपने देश में लेकर आते हैं और आपको रैपिड रेल की रफ्तार दिखाना चाहते हैं। ये वो ट्रेन है जो आपको दिल्ली से मेरठ सिर्फ 40 मिनट में पहुंचा देगी और इसकी स्पीड होगी 160 किलोमीटर प्रति घंटा। जो लोग दिल्ली और आसपास के लोग हैं, हमारे दर्शक जो लोग दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, वो जानते हैं कि अगर किसी को दिल्ली से मेरठ जाना हो तो कितनी परेशानी होती है और विकल्प कितने कम है। हालांकि अब एक हाईवे बन चुका है दिल्ली और मेरठ के बीच में, लेकिन तब भी आज दिल्ली के पास गाजियाबाद के साहिबाबाद में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की इस पहली रैपिड ट्रेन का उद्घाटन किया, जिसका नाम रखा गया है नमो भारत। दिल्ली से उत्तर प्रदेश के मेरठ को जोड़ने वाला यह देश का पहला रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है, जिसके पहले चरण को प्रधानमंत्री मोदी ने आज हरी झंडी दिखाई है और यह पहला चरण सिर्फ 17 किलोमीटर का है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की इस पहली रैपिड ट्रेन में पहला टिकट खरीदकर सफर किया और इसके बाद एक रैली में यह भी कहा कि उन्हें छोटे सपने देखने की आदत नहीं है और अगले एक दशक में भारत के रेल नेटवर्क और ट्रेनों की स्थिति पूरी तरह से बदलने वाली है। तो आज वो गए, उन्होंने टिकट लिया, उसके बाद ट्रेन में इसमें सफर किया। ट्रेन में जो लोग यात्रा कर रहे थे उनके साथ उन्होंने बातचीत भी की। क्या हुआ इस सफर के दौरान आप भी देखिए। नमो भारत भविष्य के भारत की झलक है। ये नमो भारत ट्रेन नए भारत के नए सफर और नए संकल्पों को परिभाषित कर रही है। अनगिनत उपलब्धियों के पश्चात एक और तोहफा दे दिया आपने रीजनल रैपिड का। मोदी जी, देश की प्रगति को एक और नया स्वरूप दे दिया आपने मोदी जी। क्या आप लोग पहली बार रेलवे में नौकरी कर रहे हैं और इसी इलाके के रहने वाले हैं, तो शाम को घर लौटेंगे, क्या अनुभव आया आप? हमारे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है कि इंडिया के पहले रेलवे प्रोजेक्ट में वर्क कर रहे हैं, क्योंकि एकदम इसमें हम इसको ऑपरेशनली वर्क कर रहे हैं, स्टेशन कंट्रोल में कर रहे हैं, तो बहुत प्राउड। तो ट्रेनिंग कितना समय चली आपकी? 9 मंथ तक। आप लोग कभी रात को ट्रेन में पहले कभी सफर किया? उसका अनुभव क्या? फैमिली के साथ अच्छा लगता है।
होता है ना, ट्रेन में जितना बॉन्डिंग होता है, फ्रेंडशिप होता है, तो ट्रेन एक हमारे देश की बहुत बड़ी ताकत है। आप लोग को अच्छा लग रहा है, चलिए, बहुत शुभकामनाएं। आपने वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का नाम तो सुना ही होगा। वंदे भारत के बाद भारत को यह दूसरी सेमी हाई स्पीड ट्रेन मिल गई है, जिसकी अधिकतम स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज इस रैपिड ट्रेन के फीचर से ज्यादा इसके नाम की चर्चा हो रही है। देखिए, हमारे देश में हर चीज को लेकर कितनी राजनीति होती है, इससे आपको पता चलेगा। आज लोगों को इस ट्रेन के फीचर्स के बारे में पता करना चाहिए था, उसकी चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन चर्चा हो रही है इस ट्रेन के नाम की, क्योंकि इसका नाम है नमो भारत। नमो ट्रेन इसका नाम रखा गया है और विपक्षी दलों को ऐसा लगता है कि ये जो नमो नाम है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से प्रेरित है। नमो मतलब नरेंद्र मोदी। कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं ने आज इस ट्रेन के नाम का विरोध किया है और कहा है कि नमो का फुल फॉर्म नरेंद्र मोदी है, इसलिए देश की ट्रेन का नाम प्रधानमंत्री के नाम पर रखना उचित नहीं है। हालांकि बीजेपी का कहना है कि इस ट्रेन में नमो नाम का अर्थ सनातन धर्म की संस्कृति से जुड़ा हुआ है। सनातन धर्म में ईश्वर को नमस्कार करने के लिए या उसकी वंदना करने के लिए नमो नमः कहा जाता है। आपने ऐसे कई श्लोक और मंत्रोच्चार सुने होंगे जो नमो नमः से पूर्ण होते हैं। यह शब्द ईश्वर की वंदना और उसके नमस्कार से जुड़ा है। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि रैपिड ट्रेन को जो नमो नाम दिया गया है, उसका मतलब है नरेंद्र मोदी। यानी हमारे देश के नेताओं की यह खासियत बन गई है कि वो हर चीज में राजनीति ढूंढ लेते हैं, और आज भी यही हो रहा है। और लोगों को इस रैपिड ट्रेन से ज्यादा उसके नाम पर हो रही राजनीति सुनने को और देखने को मिल रही है। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। आज हम इस रैपिड ट्रेन के सफर के लिए आपको बिल्कुल तैयार करेंगे और आपको बताएंगे कि इस ट्रेन का जाल कैसे देश के अलग अलग राज्यों में फैलने वाला है। हम जानते हैं आप में से सारे लोग तो दिल्ली या उत्तर प्रदेश या मेरठ के रहने वाले नहीं हैं। सबसे ज्यादा खुश तो असल में दिल्ली और एनसीआर के लोग होंगे, क्योंकि उन्हें यह ट्रेन मिल जाएगी जिसमें वो 40 मिनट में दिल्ली से मेरठ पहुंच जाएंगे, वो भी बिना रुके। लेकिन बड़ी बात यह है कि आप चाहे इस देश के किसी भी राज्य में रहते हैं, किसी भी शहर में रहते हैं, आपको भी आज यही लगता होगा कि हमारे शहर में, हमारे इलाके में इस तरह की ट्रेन कब आएगी। तो सबसे पहले आपको यह बताते हैं कि यह रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम होता क्या है। आपने मेट्रो में जरूर सफर किया होगा। आजकल देश में मेट्रो का बहुत बड़ा नेटवर्क है। मेट्रो का रेल नेटवर्क आम रेल नेटवर्क से अलग होता है और इसकी अपनी एक रेल लाइन होती है, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर होता है और अपनी ट्रेन होती है, अपनी अलग टिकट होती है, अपना स्टेशन होता है। तो जैसे मेट्रो का अपना एक पूरा की पूरा एक अलग सिस्टम है, ठीक वैसे ही रैपिड ट्रेन का भी अपना एक अलग ट्रांजिट सिस्टम है। इसलिए आप इस रैपिड ट्रेन को मेट्रो ट्रेन का एक अपग्रेडेड वर्जन मान सकते हैं। उसका एक नया, आप कह लीजिए कि एक नया अपडेट है। मेट्रो और रैपिड ट्रेन में फर्क यह है कि मेट्रो की स्पीड सिर्फ 50 किलोमीटर प्रति घंटा के आसपास होती है, जबकि रैपिड ट्रेन की स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। यानी यह मेट्रो से कहीं ज्यादा तेज भी होगी और उससे ज्यादा आधुनिक भी होगी, और ये एक शहर को दूसरे शहर से कनेक्ट करेगी। मेट्रो में आमतौर पर आपने देखा होगा एक ही शहर में आप एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, लेकिन ये दो शहरों को आपस में जोड़ेगी। जैसे अभी इसने दिल्ली से मेरठ को जोड़ दिया है। आज जिस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के पहले चरण का उद्घाटन हुआ है, वो पूरा प्रोजेक्ट असल में 82.15 किलोमीटर का है, जो दिल्ली को उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर से कनेक्ट कर देगा। और इस 82 किलोमीटर के रेल रूट पर कुल मिलाकर 22 स्टेशन होंगे और प्रतिदिन 8 लाख यात्री दिल्ली से मेरठ और मेरठ से दिल्ली के बीच इस रैपिड ट्रेन में सफर कर पाएंगे। और इस ट्रेन में सफर करने का न्यूनतम किराया होगा 20 रुपए और अधिकतम किराया होगा 160 रुपए, और दिल्ली से मेरठ की दूरी लगभग 40 मिनट में आप पूरी कर पाएंगे। हालांकि रैपिड ट्रेन में दिल्ली से मेरठ तक का सफर करने के लिए लोगों को अगले साल तक का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो सिर्फ 17 किलोमीटर का जो एक फेज है उसका उद्घाटन हुआ है। फिलहाल जो पहला चरण है यही पूरा हुआ है, जो 17 किलोमीटर का है। इसमें रैपिड ट्रेन गाजियाबाद के दुहाई से साहिबाबाद के बीच चलेगी और अगले साल यही ट्रेन दिल्ली से मेरठ के बीच चलनी शुरू हो जाएगी। एक रैपिड ट्रेन में कुल 407
सीटें होंगी और एक बार में 1700 यात्री इसमें सफर कर पाएंगे। और इस ट्रेन में कुल मिलाकर 6 बोगियां यानी 6 कोच होंगे। इनमें भी एक कोच महिलाओं के लिए आरक्षित होगा और एक कोच को प्रीमियम श्रेणी में रखा गया है, जिसमें सुविधाएं भी ज्यादा होंगी और उसका जो किराया है वो भी ज्यादा होगा। प्रीमियम श्रेणी के इस कोच में आपको रिक्लाइनिंग चेयर्स मिलेंगी। जो यात्री इस कोच में सफर करेंगे उनके लिए स्टेशन पर प्रीमियम लाउंज की सुविधा होगी और प्रीमियम कोच में सफर करने के लिए लगभग दुगना किराया आपको देना पड़ेगा। यानी एक निर्धारित स्थान तक जाने का टिकट अगर 50 रुपए का है तो प्रीमियम कोच में यही टिकट आपको 100 रुपए का मिलेगा, लेकिन सुविधाएं भी ज्यादा होंगी। इस रैपिड ट्रेन की अधिकतम स्पीड वैसे तो 180 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन ऑपरेशनल एक्टिविटी में ये 160 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड के आसपास चलेगी। और बड़ी बात यह है कि यह ट्रेन पूरी तरह से भारत में बनी है, यानी मेड इन इंडिया ट्रेन है। दिल्ली और मेरठ के बाद देश के दूसरे राज्यों में भी ऐसी रैपिड ट्रेन चलाने की योजना है और आने वाले वर्षों में दिल्ली से राजस्थान के अलवर के बीच 199 किलोमीटर के रेल रूट पर ऐसी ही ट्रेन चलाई जाएगी। इसी तरह दिल्ली से हरियाणा के पानीपत के बीच 103 किलोमीटर का रैपिड ट्रांजिट सिस्टम विकसित किया जाएगा। और इस नक्शे में आप देख सकते हैं कि बाकी शहरों को भी इस ट्रेन से जोड़ने की योजना अब सरकार बना रही है। यानी दिल्ली के आसपास जो भी छोटे शहर हैं उन सबको दिल्ली से जोड़ने के लिए यह ट्रेन चलेगी। और रैपिड ट्रेन का मतलब होता है तीव्र गति से चलने वाली ट्रेन। जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों में रैपिड ट्रेन को बुलेट ट्रेन की सिस्टर यानी बुलेट ट्रेन की बहन कहते हैं, क्योंकि बुलेट ट्रेन हाई स्पीड ट्रेन होती है और रैपिड ट्रेन सेमी हाई स्पीड ट्रेन होती है। फिलहाल गुजरात के अहमदाबाद से मुंबई के बीच बुलेट ट्रेन चलाने के प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है और ये 2026 तक पूरा होगा और भारत के लोग अहमदाबाद से मुंबई के बीच 500 किलोमीटर की दूरी सिर्फ 2 घंटे में तय कर पाएंगे। अब आपको सीधे इस रैपिड ट्रेन के एक शानदार सफर पर हम लेकर चलते हैं और यह सफर आपको भारत में फुल स्पीड से हो रहे इस रेल के विकास के बारे में बताएगा। दिल्ली और मेरठ के बीच चलने वाली ये रैपिड रेल का पहला चरण पूरा हो चुका है और आप देख रहे हैं पहली झलक इस रैपिड रेल की। ये रैपिड रेल जो पहला चरण है ये गाजियाबाद के दुहाई से साहिबाबाद तक चलेगी। लगभग 17 किलोमीटर का स्टेशन है। अगर आप चाहते हैं कि आप एक रिक्लाइनर कुर्सी पर बैठे तो यहाँ जो कुर्सियां हैं उसके अंदर एक बटन है, आप बटन दबाएंगे और ये जो कुर्सी है ये अपने आप पीछे चली जाएगी, यानी कि ये जो रिक्लाइनर है ये कुर्सी आपकी रिक्लाइनर कुर्सी बन जाएगी। सिर्फ वही नहीं, इन्होंने एक अलग से फुटरेस्ट भी दिया है। अगर आप फुटरेस्ट का इस्तेमाल करना चाहें तो आप फुटरेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी रखने के लिए या कोई भी कप रखने के लिए इन्होंने होल्डर का भी यहाँ पे प्रबंध किया है। अगर आपको अपना कोट टांगना है तो कोट टांगने के लिए यहाँ पे हुक्स का भी प्रबंध किया गया है। और अगर आप बहुत भीषण गर्मी के अंदर इस ट्रेन के अंदर सफर कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए तो इन्होंने ये जो ब्लाइंडर्स होते हैं ये भी यहाँ पर दिए हैं, यानी कि ये ब्लाइंडर्स लगाते ही धूप से आपकी सुरक्षा हो जाएगी। इस ट्रेन में ही हमारे एक साथी इनके पास स्पीडोमीटर है और स्पीडोमीटर में आपको हम ट्रेन की स्पीड दिखा रहे हैं। अभी आप देखिए जो ट्रेन की स्पीड है वो 98 किलोमीटर पर आवर थी। देखिए देखते देखते 99 हुई, 100 हुआ और लगातार इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। तो अगर आप दिल्ली के आसपास रहते हैं, दिल्ली एनसीआर में रहते हैं और अगली बार जब आप मेरठ जाएंगे तो आप इस ट्रेन में बैठकर इस सफ़र का आनंद ले सकते हैं। और जो लोग दूसरे शहरों में रहते हैं, बाकी के इलाकों में रहते हैं, उन्हें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन इस ट्रेन को आप देख लीजिए, अब यही भारत का भविष्य है। हम आपको हमारे समाज में बदलाव लाने वाली एक ऐसी खबर दिखाएंगे जो देश की हर महिला और हर परिवार को जरूर देखनी चाहिए। इसलिए ये खबर आपके परिवार के लिए है, खास तौर पर आपके परिवार में जो महिलाएं हैं उनके लिए है। इसलिए उन्हें जल्दी से बुला लीजिए और उन्हें ये खबर जरूर दिखाइएगा। अगर अभी आपकी मिस हो जाए टीवी पर तो बाद में आप सोशल मीडिया पर इस खबर को अपने परिवार के साथ और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। आपने तो सुना ही होगा, हमारे देश में हर माता पिता का सपना होता है कि वो अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करे और बहुत सारे माता पिता ऐसा कर भी पाते हैं। लेकिन जब उसी बेटी को उसके पति के घर में यानी उसके ससुराल में परेशान किया जाने लगता है, वो बेटी दुखी रहने लगती है, तो वही माता पिता अपनी बेटी से ये भी कहते हैं कि अब उनका घर उसके लिए पराया हो चुका है और अब उसे वापस आने के बारे में
सोचना भी नहीं चाहिए, बल्कि अपने ससुराल में ही एडजस्ट करने के बारे में सोचना चाहिए। आपने तो सुना होगा, हमारे देश में कहा जाता है कि जो लड़कियां हैं वो पराया धन होती हैं, और ये भी अक्सर कहा जाता है कि शादी होने के बाद ससुराल ही उनका असली घर है। यानी एक बार अगर आपने शादी कर दी लड़की की और उसे विदा कर दिया, तो फिर उसका ससुराल ही उसका घर है। आपका जो माता पिता का जो घर है, ये उसका घर नहीं रहा, क्योंकि लड़की तो होती ही पराया धन है। और ये कहकर कई बार लड़कियों के जो परिवार हैं वो अपना पल्ला झाड़ लेते हैं, और ससुराल में अगर लड़की दुखी रहती है, परेशान रहती है, उसे ठीक घर नहीं मिलता, तो वो सोचते हैं कि इस लड़की की किस्मत में ही ऐसा लिखा था, अब हम क्या कर सकते हैं, और ये कहकर पल्ला झाड़ लेते हैं। और लड़की को हमेशा यही कहते हैं कि घर आने के बारे में मत सोचना, क्योंकि इससे समाज में बदनामी होगी। और लड़कियां भी ज्यादातर ये जानती हैं कि अपने माता पिता के घर वापस जाना उनके लिए अब कोई विकल्प नहीं है, इसलिए वो जीवन भर अपने ससुराल में ऐसे ही दुखी रहती हैं, परेशान रहती हैं और यातनाओं को सहती रहती हैं। लेकिन झारखंड के रांची में कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना शायद आप भी नहीं कर सकते। रांची में जब एक लड़की ने अपने पिता को यह बताया कि उसके पति का व्यवहार उसके प्रति गलत है, उसके पति ने उसे धोखा दिया है और वो अपने ससुराल में परेशान है, तो इस लड़की के पिता अपने रिश्तेदारों के साथ बैंड बाजा लेकर उसके ससुराल पहुंच गए। और जिस तरह उन्होंने अपनी बेटी को बैंड बाजे के साथ विदा किया था, ठीक वैसे ही खुशी खुशी वैसे ही बैंड बाजे के साथ अपनी बेटी को वापस अपने घर ले आए। आरोप है कि जिस लड़के से इस लड़की की शादी हुई, वो पहले भी 2 शादियां कर चुका था, लेकिन यह बात इस लड़की से छिपाकर रखी गई। और शादी के बाद जब इस लड़की को पूरी बात पता चली, तो उस लड़के ने, उसके पति ने लड़की को परेशान करना शुरू कर दिया और उसे एक कमरे में बंद करके टॉर्चर करने लगा। लेकिन इसके बाद जब यह बात इस लड़की के पिता को पता चली, तो उन्होंने एक बार भी यह नहीं सोचा कि उनकी बेटी के बारे में लोग क्या सोचेंगे, समाज क्या कहेगा, या अगर वो वापस आ गई तो क्या होगा। या फिर उन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा कि अब जो है यही तुम्हारी किस्मत है, यही तुम्हारा घर है और तुम यही एडजस्ट करने की कोशिश करो। मेरे भी पेरेंट्स ऐसा कर सकते थे, लाखों करोड़ों लड़कियों के साथ ऐसा होता है, या लड़कियां भी ऐसी होती हैं, मैं खुद भी ऐसी थी। अपने फैमिली को अपनी तकलीफ नहीं बताते हैं, और होता क्या है, लड़कियां एक टाइम पे डिप्रेशन में आ जाती हैं। फाइनली मैं बाहर आ चुकी हूँ, मेरे फैमिली ने मुझे लेके आए हैं इस तरीके से, तो मुझे बहुत बहुत खुशी है। उसको खाना भी नहीं दिया जाता था और राशन भी छिपा दिया जाता था उसके कारण। अच्छा। और यहाँ से हम लोग भिजवाते थे उसके लिए राशन, मतलब खाना वाना बना करके यहीं से जाता था। जैसे हम साक्षी निकल जाती थी तो ताला बंद करके चला जाता था। अच्छा। तो फिर वो घुसेगी कैसे, तो उसको घुसने नहीं ना दिया जाता था। अच्छा, घर में घुसने ही नहीं। नहीं, उसीलिए ना आपसे मिलने आई, अगर कहीं बाहर निकली बस ताला बंद करके चले। और उसीलिए एक जन वहाँ रहता था, तब यहाँ पर साक्षी आती थी। दोबारा से देखिए, ऐसा आपने इससे पहले कभी नहीं देखा होगा। ढोल नगाड़ों के बीच, पटाखों के धूमधाम के बीच, खुशी खुशी ये लड़की वापस अपने घर लौट रही है, और माता पिता उतने ही खुश हैं जितने खुश इसकी शादी के दिन थे। वैसा ही माहौल है, वैसा ही सेलिब्रेशन चल रहा है, वैसे ही पटाखे हैं, वैसा ही बैंड बाजा है, वैसे ही ढोल नगाड़े हैं जब ये लड़की वापस अपने घर लौट रही है। हमारे देश में अक्सर ये कहा जाता है कि बेटियां तो पराया धन होती हैं, और बेटियों की डोली तो मायके से उठती है और अर्थी ससुराल से उठती है। यानी ससुराल से बेटी तभी अब निकलेगी जब उसकी अर्थी निकलेगी। ये वो कथन है जो समाज को इस रूढ़िवादी सोच में हमेशा बांधे रखता है कि लड़कियां अत्याचार होने पर भी अपने पति को छोड़कर अपने घर वापस लौट कर नहीं आ सकती। भारत में हर 3 में से 1 महिला के साथ घरेलू हिंसा की घटनाएं होती हैं, हर 3 में से 1। लेकिन इनमें से भी ज्यादातर महिलाएं कभी भी अपने पति का घर छोड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। वो हिंसा सहते हुए भी
अपनी गृहस्थी को बचाने की कोशिश करती हैं, चलाने की कोशिश करती हैं, क्योंकि उनके पास अपने माता पिता के घर लौटने का विकल्प खुला नहीं होता। शादी के बाद लड़कियों के लिए उनके माता पिता का घर हमेशा के लिए पराया हो जाता है, और अगर वो किसी कारण से अपने घर लौटना भी चाहती हैं तो समाज इसे स्वीकार नहीं करता और कहता है कि उस महिला में ही कोई ना कोई कमी रही होगी कि वो अपनी शादी को बचा नहीं पाई, या वो चुप रहकर एडजस्ट अगर कर लेती और थोड़ा समय बीतने देती तो शायद उसका रिश्ता बना रहता, उसका रिश्ता बच जाता। बहुत सारे मामलों में एडजस्ट करना बुरा नहीं होता। आज हम सबको ये नहीं कह रहे कि आपके परिवार में कोई परेशानी है तो आप तुरंत रिश्ता छोड़कर वापस चले जाइए, रिश्ता तोड़ दीजिए, ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं। एडजस्ट तो आपको हर जगह करना होता है, हर व्यक्ति एडजस्ट करता है, हर रिश्ते में, हर परिवार में एडजस्ट करना बुरा नहीं होता। लेकिन यह भी सच है कि हमारे देश में ऐसी महिलाओं से भी एडजस्ट करने की उम्मीद की जाती है जिनके साथ घरेलू हिंसा होती है या जिन्हें उनके पति के घर में उनके परिवार द्वारा टॉर्चर किया जाता है। हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि सारे पुरुष गलत होते हैं या सारी महिलाएं ही सही होती हैं। यह निर्भर करता है हर रिश्ते पर, हर परिवार पर, हर मामला अलग है। बहुत सारे मामलों में पुरुष भी प्रताड़ित होते हैं, लेकिन यह भी सच है कि भारत में महिलाओं को लेकर रूढ़िवादी सोच ज्यादा है। हमारे देश में आज भी अगर कोई पुरुष दूसरी शादी करता है तो समाज उस पुरुष को कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने की कोशिश नहीं करता, लेकिन अगर कोई महिला अपनी पहली शादी में तलाक लेने के बारे में सोचती है या दूसरी शादी के बारे में सोचती है तो उस महिला को तरह तरह के नाम दे दिए जाते हैं। ऐसी महिलाओं से कई बार दूरी बनाने के लिए भी कह दिया जाता है और तुरंत हमारा समाज उस महिला के लिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेकर सामने खड़ा हो जाता है। आज भी हमारे देश में तलाक या पहली पत्नी की मृत्यु के बाद 1000 पुरुषों में 31 पुरुष दूसरी शादी कर लेते हैं, जबकि ऐसी 1000 महिलाओं में सिर्फ 19 महिलाएं ही दूसरी शादी कर पाती हैं, दूसरी बार विवाह कर पाती हैं। यह अंतर इसलिए है क्योंकि महिलाओं से हर हाल में एडजस्ट करने की उम्मीद की जाती है और उनके तलाक और दूसरी शादी को अच्छा नहीं माना जाता। और जो महिलाएं दूसरी शादी करती भी हैं उनमें ज्यादातर वो होती हैं जिनके पति की असमय मृत्यु हो जाती है, यानी तलाक लेकर दूसरी शादी करना पुरुषों की तुलना में महिलाओं के लिए आज भी मुश्किल है। आज हम यहां बड़े शहरों की बात नहीं कर रहे, मेट्रो शहरों की बात नहीं कर रहे हैं। मेट्रो शहरों में तो अब बहुत बड़ा बदलाव आ चुका है। हमारे देश में आज बड़ा बदलाव आ रहा है और महिलाएं पढ़ रही हैं, लड़कियां आधुनिक हो रही हैं, और अगर आप बड़े शहरों में जाएंगे तो आपको ये सब मिलेगा। महिलाओं को दूसरा मौका जरूर मिलता है, लेकिन अगर आज भी अगर आप छोटे शहरों में चले जाएं, गांव में चले जाएं, जो कि असली भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, वहां आज भी हम रूढ़िवादी सोच में ही पड़े हुए हैं। और एक कड़वा सच ये भी है कि हमारे देश में आज भी पिता की इज्जत बेटियां संभालती हैं और पिता की संपत्ति बेटे संभालते हैं, और इस विचार में भारत के पूरे समाज की एक हकीकत छिपी हुई है। यानी पिता की अगर इज्जत है तो बेटियां संभालेंगी और पिता की अगर संपत्ति है तो बेटे संभालेंगे। इस सोच को भी हमें बदलना होगा। हम आपको एक मासूम जानवर पर अत्याचार की एक ऐसी खबर के बारे में बताना चाहते हैं जिसमें एक डॉग ट्रेनर ने ही एक डॉग को फांसी पर लटकाकर उसकी हत्या कर दी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में निखिल जायसवाल नाम का एक व्यक्ति पाकिस्तानी बुली ब्रीड का एक डॉग अपने घर पर लेकर आया और उसका नाम था सुल्तान। अब निखिल चाहता था कि वो इस डॉग को पहले अच्छी ट्रेनिंग दिलाए और इसलिए उसने भोपाल के एक डॉग ट्रेनर से बात की और यह ट्रेनर सुल्तान को 4 महीने के लिए अपने ट्रेनिंग सेंटर में ले गया। और फिर एक दिन अचानक इस डॉग के मालिक के पास सुल्तान की मौत की खबर आई। पहले आप ये देखिए कि रवि कुशवाहा नाम के ट्रेनर ने कैसे इस डॉग के गले में रस्सी बांधकर उसे लोहे के एक गेट से लटका दिया और यह डॉग तड़प तड़प कर मर गया। देखिए आप। इसके आगे की तस्वीरें हम आपको नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि आगे की तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, लेकिन अब आप कल्पना कर सकते हैं कि आगे क्या हुआ होगा। और ये तस्वीरें ऐसी विचलित करने वाली हैं कि हम आपको ये तस्वीरें, ये वीडियो बस यहीं तक दिखा पा रहे हैं। इस डॉग की उम्र 3 साल 7 महीने थी और यह पाकिस्तानी बुली नस्ल का एक डॉग था। इस नस्ल के डॉग्स शिकारी कुत्ते होते हैं और ये काफी आक्रामक माने जाते हैं। ये जो डॉग है ये लगभग कुछ मिनटों तक संघर्ष करता रहा। जब इसके गले में रस्सी डालकर लटका दिया गया, कुछ मिनटों तक इसने संघर्ष किया
6-7 मिनट तक, और उसके बाद इसने अपना दम तोड़ दिया। लोग आमतौर पर इस तरह के डॉग्स को अपने फार्म हाउसेस पर रखते हैं, खेतों में रखते हैं या फिर खुले जंगलों में रखते हैं, क्योंकि एक शिकारी कुत्ता है। इनके देखभाल पर भी बहुत पैसा खर्च होता है, और भोपाल में जो व्यक्ति इस डॉग को लाया था वो भी इसकी देखभाल पर हर महीने हजारों रुपए खर्च करता था और इससे बेहद प्यार करता था। जिस ट्रेनर ने इस डॉग की हत्या की उसका कहना है कि यह डॉग काफी आक्रामक था, इसलिए उसे सबक सिखाने के लिए वो इस पर सख्ती बरत रहा था, इसे सजा दे रहा था, और इस दौरान उसकी मौत हो गई। सुल्तान की मौत के बाद डॉग ट्रेनर ने सीसीटीवी फुटेज डिलीट करके सच्चाई छिपाने की कोशिश की, लेकिन जब पुलिस उसके ट्रेनिंग सेंटर पर पहुंची तो पुलिस ने इस फुटेज को रिकवर कर लिया, और वही फुटेज आज हम आपको दिखा रहे हैं, और उसके ट्रेनिंग सेंटर के 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। अब देखिए, दुख की बात यह है कि पशुओं के प्रति क्रूरता के कानून जमानती और मामूली अपराध माने जाते हैं, इसलिए इन आरोपियों को बहुत आसानी से छोड़ दिया गया, कोई एक्शन नहीं हुआ। अब सुल्तान का पोस्टमार्टम करने के लिए उसका दफनाया हुआ शव निकालने की कानूनी प्रक्रिया शुरू हो गई है, और हम चाहते हैं कि सुल्तान के अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा जरूर मिले। जानवरों के प्रति इंसान के अपराध बढ़ रहे हैं, और ऐसे में जागरूकता की जरूरत है। उससे भी ज्यादा जरूरत है सख्त कानूनों की, और जो लोग इन मासूम जानवरों पर अत्याचार करते हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इसके लिए हमें अपने कानून सख्त करने पड़ेंगे और लोगों में जागरूकता भी पैदा करनी पड़ेगी। इसलिए इस मामले में जागरूकता पैदा करने के लिए सोशल मीडिया एक बहुत अहम रोल निभा सकता है। से मुझे बहुत ज़्यादा लगाव था। वो मेरा एकदम छोटे भाई की तरह, बेटे की तरह था। उस पर करीबन मैं अब तक, वो 2 साल से मेरे साथ था, 2.5 साल से, मैं उस पर करीबन 12 से 15 लाख रुपए तो खर्च कर चुका था। 9 अक्टूबर को अचानक से उसका कॉल आता है कि भैया सुल्तान को सांस नहीं आ रही है, कि उसको अटैक आ गया, ऐसा कुछ बोला। मुझे समझ नहीं आया, मैं घबरा गया एकदम से, क्योंकि उससे जितना मुझे लगाव था मुझे किसी से उतना लगाव नहीं है। आज हम आपसे बस यही कहना चाहते हैं कि आप सब सोशल मीडिया पर हैं, आपने सोशल मीडिया पर बहुत सारे डॉग वीडियोस आप देखते रहते हैं, लोग अपने डॉग्स के साथ बहुत प्यारे वीडियोस बनाते हैं, लेकिन आज हम आपसे ये कहेंगे कि अगर आपको कहीं भी किसी जानवर पर अत्याचार की कोई घटना आपके सामने हो रही हो, किसी डॉग पर कोई अत्याचार कर रहा हो, उसका वीडियो जरूर बनाइए, उस आदमी की पहचान जरूर कीजिए और उस व्यक्ति को पूरे समाज के सामने, पूरे देश के सामने एक्सपोज कीजिए। इसलिए आप सबके हाथ में एक एक कैमरा तो होता ही है। आज के बाद आप अपनी जो रील्स बनाते हैं, अपने आप को हीरो दिखाने के लिए जो रील्स बनाते हैं, कोई गाड़ी की छत पर खड़ा हुआ है, कोई ट्रेन की छत पर खड़ा हुआ है, कोई ऊपर से नीचे कूद रहा है, कोई बाइक पर स्टंट कर रहा है, थोड़े दिन ये सब रोककर इन बेजुबान जानवरों के लिए एक मुहिम चलाइए। और अगर आपको लगता है कि कहीं इन पर अत्याचार हो रहा है, ये दुख में है, ये कष्ट में है, इन्हें कोई मदद की आवश्यकता है, तो उसकी तस्वीर निकालिए, उसका वीडियो बनाइए। बहुत समय पड़ा है, यही वहम सबसे बड़ा है।